जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। कुछ समय पूर्व हमने एक श्रृंखला शुरू की थी प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ में कि कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। ये एक विशेष शब्द है। देखिए, जब हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, बोलते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस को स्वतंत्रता हम कैसे बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि डिपेंडेंस होता है यानी कि आप जो है वो किसी के पराधीन हैं, और इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो आप किसी के पराधीन अब नहीं रहे हैं। स्वाधीनता में और स्वतंत्रता में यह शब्दों में केवल हेरफेर नहीं है, शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। हम पराधीन से स्वाधीन हुए और परतंत्र से स्वतंत्र हुए, इन दोनों बातों में शायद बड़ा अंतर है। इसीलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। और स्वराज्य के बाद में ये चीज स्वाधीनता से तय करते हुए स्वतंत्रता तक पहुंचेगी। 2014 के बाद में कितना परिवर्तन आया है ये आप और हम ठीक तरीके से जानते हैं, लेकिन उससे पहले की बात ये करना महत्वपूर्ण है। बात जब स्वाधीनता की रहेगी तो ये भी रहेगी कि क्या वाकई में भारत उतना पराधीन उतना रहा था या नहीं रहा था। रहा भी था तो कितना रहा था। भारत गुलाम रहा, 800 वर्षों तक गुलाम रहा। ऐसी बातें सुनना एक बात है, लेकिन गुलामी की ये बात किसने शुरू की, गुलामी की ये बात भारत में कब शुरू हुई, किस किस तरीके के राजाओं से अंग्रेजों के मैत्री संबंध थे, इन सब को ठीक तरीके से जानना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये श्रृंखला हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका एक एपिसोड पहले कुछ महीनों पहले आया था और अब इनसे हम वापस से शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारा वीडियो प्रसारित होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्वागत करें हमारे बीच पधारे हुए हमारे आज के अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। और मेरा सभी हमारे दर्शकों से निवेदन है कि इसके साथ ही, चूंकि हम ये ज्ञान यज्ञ है और आप सभी से पहले भी निवेदन रहा था टू बी आर प्रबुद्ध मेंबर, प्रबुद्ध सदस्य बनने के लिए, लेकिन थोड़ा देखा गया कि हम जो चाहते थे कि जो दीदी ने 2500 प्रबुद्ध सदस्यों का आंकड़ा दिया था, 2500 में से वी आर थिंकिंग कि 1000 हमारे पास में आ जाएंगे या 250 आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी एक असफलता की बात लगती है कि अभी तक हमारी सदस्यों की संख्या बहुत कम है। इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये अभी तक हाफ सेंचुरी भी पार नहीं कर पाई है, या हाफ सेंचुरी का आधा भी पार नहीं कर पाई है। तो हमें 25 भी सदस्य प्राप्त नहीं होंगे तो हम कक्षा कैसे शुरू करेंगे, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी गुरु जी। नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो जो निधीश जी को बार बार कहना पड़ रहा है, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है, और चूंकि ये ज्ञान यज्ञ है इसलिए इसमें तो कुछ दक्षिणा देकर ही सहभाग होना चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि अभी तक इतने कम प्रबुद्ध सदस्य बने हैं, जबकि उन्होंने नाम मात्र को उसकी राशि रख दी है ना। तो ये शोभा नहीं देता। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर थोड़ा भी आप में इसकी उपयोगिता लगती है तो कृपा करके प्रबुद्ध सदस्य तो तत्काल बनिए। अच्छा नहीं लगता कि आप प्रबुद्ध सदस्य नहीं बन रहे हैं, जबकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी दें जो भारत के तो किसी भी चैनल में नहीं दी जाती है ना। तो इसलिए इसको प्रबुद्ध सदस्य बनना अपना कर्तव्य मानना चाहिए। अब जो कभी भी जी गुरुजी आगे बढ़ाएं। कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, ये जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो बीच में रुक गई, तो अब इसको हम पुनः शुरू कर रहे हैं। तो जैसा हमने पहले बताया था कि हम तत्काल से फिर अतीत की ओर जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, लोग अतीत से शुरू करते हैं फिर उसी के विवाद में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो निकट भविष्य जो अपने हाथ में ही है, निकट अतीत, वर्तमान जो है उसमें निकट अतीत में जाना सरल है। तो निकट अतीत में जिसको पराधीनता कहते हैं वो किसकी पराधीनता है? तो वो पराधीनता कहा जाता है कि अंग्रेजों के गुलाम रहे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ अभागे लोग कहते हैं। तो लेकिन सत्य क्या है ये जानना तो ज़्यादा जरूरी है, या फिर कुछ लोगों को नशा चढ़ गया है। बहुत से लोग हैं जिनको विशेषकर हिंदू समाज से चिढ़ है, और वो ऐसी योजना बनाई गई थी कि हिंदुओं में ग्लानि पैदा हो जाए, क्योंकि बाकी तो फिर
बहुत अधिक शक्ति है हिंदू समाज के पास, तो एक ही तरीका है कि ये सिकुड़ा रहे, ग्लानि पैदा किए रहे। तो इसके कारण क्या हुआ है, वो ग्लानि फैलाने में सफल हो गए। जो लोग ट्रांसफर ऑफ पावर से शक्तिशाली बने थे वो हम बताएंगे, लेकिन अभी तो मुख्य विषय पे आ जाते हैं। तो ये ग्लानि शिक्षा और मीडिया के द्वारा इतनी फैला दी गई कि किसी को भरोसा ही नहीं होता कि सत्य जो है, सत्य ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए पहले निकट अतीत का सत्य स्मरण करते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद का सत्य भी वैसे तो चर्चा करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि चूंकि उसको लोग गुलामी नहीं कहते, स्वतंत्रता स्वतंत्रता बहुत चिल्लाते हैं, तो उसकी अभी छोड़ देते हैं। तो दो बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि 1858 के पहले भारत में किसी भी लेखक ने, कवि ने, राजा ने, लोक गायक ने, लोक कवियों ने किसी भी कथा में, कहानी में, वृत्तांत में, गाथा में जो पहले की हैं, ऐसे तो महाराणा प्रताप पर अभी कन्हैयालाल जी ने एक कविता लिख दी थी जिसमें कह दिया कि वो बिलाव जो है रोटी छीन के भाग गया, तो उसको फिर लोग महाराणा प्रताप की मान लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। किस समय लिखी गई है। तो इसी तरह 1860 या 61 के पहले भारत की किसी भी भाषा में किसी भी लेखक ने, कवि ने, इतिहासकार ने ये कभी नहीं लिखा कि भारत गुलाम है। और गुलामी की बात तो वस्तुतः तिलक जी के समय तक भी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने क्या कहा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो नहीं कहा स्वाधीनता। इसका मतलब सबको पता था, और उस समय तक सबको पता है, यानी 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम 2 दशकों तक ये बात पता है। 1918 तक व्यापक रूप से ये चर्चा है कि ये स्वराज कह के आए थे और इसके बाद कुराज चला रहे हैं। कहा तो इन्होंने था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, और अब इनकी गवर्नेंस बैड गवर्नेंस है। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई स्वराज उराज तो तुमसे बाद में हम बहस करते रहेंगे, हमें सबसे पहले स्वराज्य चाहिए। हमारा राज्य हो तो हम बैड गवर्नेंस भी होगा तो चला लेंगे। तो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता नहीं कहा, यह ध्यान रखिए। और लोकमान्य तिलक दिग्गज विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिनको सभी लोग उस समय विद्वान मानते थे, सर्वमान्य। उन्होंने कहीं भी गुलामी नहीं कहा, परतंत्रता भी नहीं कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी नहीं कहा, क्योंकि वो तो स्वतंत्र थे ही। और महत्व की बात यह है कि गांधी जी के चेले सबसे ज्यादा गुलामी की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने भी यही कहा है कि भारत तो गुलाम है ही नहीं है, केवल यहाँ का हार्ड हार्टेड इंटेलिजेंसिया गुलाम है। तो गांधी जी का लिखित है इन स्वराज में भी, बाकी जगह भी। तो अगर आप गांधी जी को प्रमाण मानते हैं तो उन्होंने भी लिखा है कि भारत वस्तुतः गुलाम नहीं है, केवल इसका जो बौद्धिक वर्ग है और थोड़े संपन्न लोग हैं वो गुलाम है। तो फिर किसकी परिभाषा मानेंगे? लोकमान्य तिलक की परिभाषा भी नहीं मानते, गांधी जी की भी नहीं मानते, और बाद में जो चेले आए हैं उनका विश्लेषण तो हम बाद में करेंगे ना, 1947 के बाद वाले विवेचन में, तो बार बार उनकी विवेचना में नहीं जाते। तो मुख्य बात यह है कि ना तो गांधी ने कभी कहा कि ये देश पूरा गुलाम है, और लोकमान्य तिलक ने तो गुलामी शब्द ही नहीं ली। गांधी जी ने तो गुलामी शब्द लिया कि कुछ लोग गुलाम हैं। कौन गुलाम है? हार्ड हार्टेड इंटेलिजेंसिया, पढ़ने लिखने वाले अंग्रेजी परस्त लोग गुलाम हैं, ये गांधी जी का कहना था। बाकी देश स्वाधीन है। और लोकमान्य तिलक ने तो ये भाषा ही नहीं बोली गुलामी, और उन्होंने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि फिलहाल ये राज्य जो है इस पर छलबल से गोरे कुछ जगह आ गए हैं। तो ये उनका कहना है। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2-3 बातें आधारभूत तथ्य स्मरण कर लेना चाहिए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत में सबसे पहले अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जहां चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी। चंद्रशेखर आजाद उनके लिए सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े नायक थे। भारतीय स्वतंत्रता कह लीजिए या स्वाधीन, जो भी कह लीजिए, भारत की जो वीरता की चेतना है उसके बहुत बड़े नायक चंद्रशेखर आजाद थे। जब उनको मार गिराया, जिसकी भी सहमति से, ये तो बताया जाता है किसी न किसी कांग्रेसी नेता की जासूसी से उनको मारा, तो इसलिए उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद को ही चुना इस घोषणा के लिए। पहली घोषणा वहीं सुनाई गई
फिर इसके बाद देश में अन्य जगह भी डुगडुगी पीट के बाद में वो सुनाई जाती रही। 1 नवंबर 1858 को अल्फ्रेड पार्क प्रयाग में रानी विक्टोरिया का जो संदेश पढ़ा गया वो गूगल में उपलब्ध है, अगर आपको पढ़ने की कला आती हो। नहीं तो अगर मन में गुलामी है तो हर संदेश में भी यही दिखेगा कि वही मलकिन है। तो उन्होंने क्या कहा, आज से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। ये रानी विक्टोरिया के शब्द हैं। आज 1 नवंबर 1858 से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। तो 1858 से पहले जो लोग अंग्रेजों की गुलामी बताते हैं वो कौन है? वो देशद्रोही हैं, है ना। वो अंग्रेजों से भी बढ़कर गुलाम हैं, एजेंट हैं, धर्मद्रोही हैं, सत्यद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। 1 नवंबर 1858 से पहले भारत को अंग्रेजों का गुलाम बताना देशद्रोह है, महापाप है, क्योंकि रानी विक्टोरिया कह रही है कि आज से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। ठीक। अब इसके बाद उनका अगला वाक्य है, भारत के अपने मित्र राजाओं को मेरा स्पष्ट संदेश है। यानी वो बता रही हैं कि इस समय भी भारत में बहुत से राजा हैं जो मेरे मित्र राजा हैं। क्या संदेश है? कि मैं उनमें से किसी के भी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगी और किसी के भी उत्तराधिकार प्रथा, जैसे गोद प्रथा पॉपुलर नाम था, में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन के द्वारा भारत के किसी भी राजा के राज्य की सीमा में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उत्तराधिकार की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और हम अपने मित्र राजाओं से यही अपेक्षा करते हैं कि वे भी हमारे राज्य में, यानी जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप नहीं करें और हमारे प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करें। ये पहली घोषणा है। इसके बाद और भी बहुत सी इसी प्रकार की घोषणा है। और इसके बाद ये है कि भारत की जो प्रजा है, सब्जेक्ट शब्द है वहाँ, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट इंग्लैंड में चलता था प्रजा के लिए, जो भी सब्जेक्ट हैं, इनके लिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू रूल, मतलब जो ये शासक हुए, शासन हुआ ऑब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट हैं लोग। तो जो भी सब्जेक्ट हैं वो जिस धर्म को भी मानते हैं, रिलीजन शब्द का कहा, जो भी रिलीजन मानते हैं वो पूरी तरह स्वाधीन होंगे। यानी हिंदू लोग हिंदू धर्म को मानने को पूर्ण स्वाधीन होंगे, मुसलमान इस्लाम मानने को पूर्ण स्वाधीन होंगे। अगर थोड़े बहुत ईसाई हो गए हों 1000-2000 तो वो क्रिश्चियनिटी को मानने को स्वाधीन होंगे। सिख जो है वो अपना सिक्खी मानने को, इसी तरह जो भी जैन हैं, बौद्ध हैं, जो है वो उसको मानने को स्वाधीन होगा। हम वचन देते हैं कि हम किसी के भी आस्था और विश्वास में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट घोषणा है। तो इंग्लैंड की तरह का शासन वो यहाँ नहीं लाए हैं। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में उस समय तक प्रोटेस्टेंट चर्च वहाँ का ऑफिशियल लीगल चर्च है और क्राउन उसका पैट्रन है। यानी अभी कुछ संशोधन शायद हुए हैं, लेकिन उसके पहले तक पूरे 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड का जो क्राउन है वो केवल प्रोटेस्टेंट चर्च को संरक्षण देता है। भारत में रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि हम सभी को समान संरक्षण देंगे, यानी क्रिश्चियनिटी को, हिंदू धर्म को, मुसलमानों को, हिंदू धर्म की जो अन्य शाखाएं हैं, जैन, बौद्ध, सिख आदि, उन सबको उनके ढंग से उपासना और विश्वास और आस्था की छूट होगी। हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके निजी जीवन में, उपासना विधि में, शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपनी समस्त प्रजा का हित चाहते हैं और यहाँ सुराज के लिए, यानी गुड गवर्नेंस के लिए ही आए हैं, भारत के राजाओं से अपनी संधि के अनुसार। तो एक तो ये जानना चाहिए। अब उसका भी बैकग्राउंड या तो अभी संकेत कर दें, बाकी विस्तार से पीछे बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि इधर का सबसे ताज़ा बताएं। तो आज जो चर्चा हो रही है वो 1 नवंबर 1858 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बीच की अवधि की चर्चा हो रही है कि वहाँ क्या था। लेकिन वो आए कैसे थे ये भी विस्तार से बाद में बताएंगे। संक्षेप में अभी बता दें कि वो आए हैं
ना तो युद्ध करके आए हैं, ना ही सीधे ऐसे आ गए हैं। उन्होंने कहा छल से आए हैं, झूठ से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि स्टेट सीधे यहाँ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने झूठी शिकायत की कि ये जो भारत में अंग्रेजी राज्य का विरोध करने वाले राजा, रानी तथा अन्य लोग बड़ी संख्या में सेना लेकर चारों तरफ देश में घूम रहे हैं हम लोगों को मारते हुए, उन्होंने घोषणा की है कि हम भारत भूमि पर विद्यमान प्रत्येक यूरोपीय नर नारी, बच्चे, बूढ़े सबका कत्ल कर देंगे। ये साफ साफ झूठ बोला, ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने, किसी ने नहीं की थी, राजाओं ने। तो झूठ बोला। झूठ क्यों बोला? इंग्लैंड में ये, अब यहाँ तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं कि वो कहते हैं इंग्लैंड बड़ा संगठित था, भारत असंगठित, लेकिन सच ये है कि जब वो आए हैं तब से, जब गए हैं तब तक इंग्लैंड में आपस में लगातार लड़ाइयां हैं, कलह है, और जो शासन में है वो उनका सामना करता है। ऐसे नहीं कि घबरा जाए, जैसे यहाँ चल रहा है कि क्या करें, हम तो बड़े अच्छे ढंग से शासन चाहते हैं, लेकिन फलाना जो है वो अपना मजहबी उग्रवादी है, वो मारकाट करता है, दंगा करता है, हम क्या करें। ऐसे ढंग से तो शासन नहीं हुआ है संसार का कहीं का। इंग्लैंड का तो बहुत ही टफ, बहुत ही कठोरता से शासन हुआ है। तो जो भी शासन में आता था वो विरोधियों का कठोरता से दमन करता था, और जब वो यहाँ आए हैं तब भी वहाँ भीतर लड़ाई हो रही थी। तो जब वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत के राजाओं से जो संधि है उनके कारण हम आए हैं, और आने का तर्क ये लिया गया कि साहब हमको खबर मिली कि सभी यूरोपियों की हत्या हो रही है, तो जहाँ भी न कि, इसके कारण उन्होंने यूरोप के अन्य देशों को भी मना लिया, क्योंकि नहीं तो यूरोप के अन्य देश भी इसमें आपत्ति करते। जर्मनी आपत्ति करता बहुत अधिक, फ्रांस आपत्ति करता, सभी आपत्ति करते कि आप जा कैसे रहे हैं भारत में। ये समझना चाहिए बात को कि ऐसे कैसे भारत में चले जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? अगर भारत, इन लोगों ने अगर ये प्रचार कर दिया, कंपनी वालों ने कई बार, अरे यहाँ कोई राज्य नहीं है, जो चाहो करो, तो फिर वो कहते फिर हम क्यों ना जाएं, तुम क्यों जा रहे हो? भारत में अगर जाना आसान है तो तुम क्यों जा रहे हो, हम भी क्यों ना जाएं? आखिर तुम क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने ये सफाई दी कि देखिए वो सारे यूरोपियों को मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से अपने कंपनी ने अपनी रक्षा के लिए कुछ सैनिक रख रखे हैं, इसलिए हमारे पास उतने सैनिक हैं, तो हम ही को जाने दो, और हम आ रहे हैं। और वो आ गए कि हम सबकी रक्षा, विशेषकर अंग्रेज नर नारी, बाल बच्चे, बूढ़े, सबकी रक्षा हमारा कर्तव्य है ब्रिटिश स्टेट का, इसलिए हम आए हैं, ये कहकर आए हैं। तो झूठ और छल से आए हैं। ये कह के तो नहीं आए कि हम युद्ध करेंगे, जा रहे हैं भारत पर कब्जा करने। ऐसा किसी दिन कभी भी इंग्लैंड ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसकी ये हैसियत नहीं थी, उसकी ये सामर्थ्य नहीं थी। यहाँ तो देशभक्ति के नाम पर ऐसे ऐसे गए गुजरे, क्या कहें, कितना कठोर शब्द बोलने का मन करता है, लेकिन क्यों बोलें। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जो पता नहीं इंग्लैंड को क्या बनाए हैं, और भारत को एकदम गया गुजरा। स्थिति ये है कि इंग्लैंड की कभी भी ये हैसियत नहीं थी कि वो घोषणा करे कि हम भारत पर कब्जा करेंगे या भारत से युद्ध करेंगे। और इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी भी पहले नहीं थी। तो इंग्लैंड के पास तो वो सेना ही नहीं थी कि वो भारत के किसी भी राजा से युद्ध कर सके। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसे दयनीय, दरिद्र, बुद्धि से हीन लोगों से क्या कहा जाए। लेकिन अब वो बहुत फैले हुए हैं, तो आप लोग जो जानना चाहते हैं सत्य उनको बताते हैं। तो ऐसे आए हैं, तो किन राजाओं से उन्होंने संधि की थी इसको जानना चाहिए। जिन राजाओं से संधि की थी उनकी क्या हैसियत थी ये जानना चाहिए। इस जानने का एक तरीका ये है कि उन्होंने, वो स्टेटस बोलते हैं, तो उन्होंने क्या स्टेटस दे रखा था। तो संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत, जो लगभग भारत का आधा हिस्सा था, संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का शासक इंग्लैंड की रानी की ओर से यहाँ एक वायसराय होगा, जो उनका भतीजा था। बाद में और दूसरे रिश्तेदार आए। उस वायसराय का स्टेटस ये माना गया कि जब कोई समारोह होगा तो इनको 30 और 1 तोपों की सलामी दी जाएगी। अन्य जो राजा हैं, मित्र राजा, उनके भी तोपों की सलामी निश्चित कर दी गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनकी नजर में अन्य राजाओं का स्टेटस क्या था।
ये अच्छे से जानना चाहिए। तो उन राजाओं का स्टेटस क्या था, पहले भाषण में थोड़ा सा हमने बताया है और स्पष्ट बताते हैं। उसमें से 31 तोपों की सलामी दी जाएगी वायसराय को, और 20 और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी 7 बड़े राजाओं को, जिनमें है ग्वालियर, बड़ौदा, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, मेवाड़, उदयपुर और मैसूर। इंग्लैंड इनको लगभग अपने बराबर का राज्य मानता है। तो थोड़ा हम कई राज्यों को मिलके जितना है उतने बड़े एरिया में हम शासन कर रहे हैं, इसलिए हम 31 कर रहे हैं। आप सातों को 21-21 तो यानी वैसे तो सातों का मिलके कितना हो गया, 147, तो वायसराय से बहुत बढ़ गया। लेकिन उनमें से एक एक जो है उसको 21 तोपों की सलामी मिलेगी। ये 21 तोपों की सलामी अकारण नहीं थी, ये भी थोड़ा बता दें फिर आगे चलेंगे। तो ये जो 21 तोपों वाले राज्य हैं वो क्या हैं, ये आपको जानना चाहिए, अभी दूसरे भी बताएंगे। तो इनमें से एक है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के 2 राज्य इसमें हैं, ग्वालियर और इंदौर। तब इसी से सोच लीजिए कि अकेला मध्य प्रदेश ग्वालियर और इंदौर में पूरा तो नहीं कवर होता, अन्य राज्य भी हैं, रीवा है, देवास है, बहुत सारे राज्य हैं, अभी हम गिनाएंगे। केवल ग्वालियर और इंदौर मिलके उनके अनुसार इंग्लैंड के वायसराय से अधिक हैसियत का हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के 42 तोप हैं और उसके 31 तोप हैं। तो ये वो तो काफी टफ लोग थे ना, सौदेबाजी कर करके ही यहाँ फैले थे। तो मूर्खों की तरह ये मत सोच लीजिए कि अरे ऐसे ही खुश करने को ले दे दिया। इंग्लैंड के लोग, जो शासक लोग हैं, वो तो एक एक बात में किचकिच करते, एक एक बात में लड़ना, सौदेबाजी करना, अड़ना अपनी बात में, ऐसे चलते हैं ना। आप पढ़ लीजिए उनका पूरा सहायक संधियां जो बनी है, उसमें एक एक शब्द ऐसी चालाकी से किया गया कि बाद में दावा कर दें कि देखिए अब आपका कोई वारिस नहीं है, तो फिलहाल हम इसकी देख रेख करेंगे, आदि आदि। तो ये जानना चाहिए। तो उन्होंने 21-21 तोपों की अगर इन लोगों को 7 राज्यों को अधिकार दिए, तो इसके कारण हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि 2-3 उदाहरण दे दें, एक का उदाहरण दे देंगे तो आज पूरा समय उसी में चला जाएगा। तो ग्वालियर राज्य लेते हैं। तो ग्वालियर राज्य कितना बड़ा था? ग्वालियर राज्य उस समय 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। 65,000 वर्ग किलोमीटर, ये उस समय के सरकारी आंकड़े हैं। और जब पहले वो आए हैं तो इंग्लैंड का एरिया कितना था? वो लगभग इतना ही था। क्यों इतना था? क्योंकि वस्तुतः इंग्लैंड में, जिसे बाद में इंग्लैंड कहा गया है, उसका क्षेत्रफल हुआ है 65 का दुगना, 130। लेकिन उस समय तक उसका राज्य उतना बड़ा नहीं था, है ना, ये जानना चाहिए। तो इसलिए उस समय तो वो लगभग यानी 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इंग्लैंड का आज है, यूके का नहीं, इंग्लैंड का। और 65,000 ग्वालियर का था, यानी उस समय जितना बड़ा ग्वालियर था उससे दुगना बड़ा इंग्लैंड अब है। ये इंग्लैंड हुआ है स्कॉटलैंड, वेल्स और बहुत सारे एरियाज को मिला के। उसके पहले जो इंग्लैंड था, वस्तुतः 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक नेशन स्टेट था ही नहीं, और जो इंग्लैंड का राज्य था उसमें लंदन के आसपास का जो राजा था उसको चर्च ने कह दिया कि यही इंग्लैंड के शासक होंगे। लेकिन वहाँ 8 बड़े बड़े राज्य थे, और उसके थोड़ा पहले वहाँ 20 बड़े बड़े राज्य थे जो आपस में लड़ते थे। इंग्लैंड 18वीं शताब्दी में 20 राज्यों में बंटा था, और बाद में उनमें से कुछ की संधि हुई, विलय हुआ जबरन, क्योंकि चर्च कोशिश कर रहा था कि बड़े राज्य बने। जब से ये लोग भारत को देख गए तब से बड़े राज्य बनाने लगे। उसके पहले यूरोप में बड़े राज्य थे ही नहीं, छोटे छोटे राज्य, छोटे, वही स्वाभाविक माना जाता था। तो जब उन्होंने भारत की नकल में बड़े राज्य बनाने की कोशिश भी की तो 8 बड़े राज्य बने हैं। उसमें से जो लंदन को चूंकि राजधानी बनाने का तय हुआ, तो लंदन के आसपास के राजा को प्रधान राजा कह दिया। लेकिन वस्तुतः है अन्य राज्य भी थे। तो इस तरह इंग्लैंड उस समय ग्वालियर से छोटा था, लेकिन वो अलग अलग राज्यों को अगर कहें तो छोटा था। लेकिन अगर पूरे इंग्लैंड को, जो बाद में इंग्लैंड बना, अन्य हिस्सों को मिला के उसका भी देखें तो वो
1,30,000 वर्ग मील है बस ना, और 65,000 वर्ग किलोमीटर, और 65,000 वर्ग किलोमीटर कौन है? ग्वालियर। यानी कुल 2 ग्वालियर के बराबर इंग्लैंड आज है। तो क्या हैसियत थी देख लीजिए, है ना। और पूरे इंग्लैंड का तो नहीं था 31, इंग्लैंड के वायसराय को यहाँ बनाया था ना 31। तो इसलिए वस्तुतः तो ग्वालियर के नरेश को भी 31 तोपों का अधिकार ज्यादा था, लेकिन थोड़ा कम दिखाना है तो 31। इसी तरह बड़ौदा का जो राज्य है वो अपेक्षाकृत ग्वालियर से छोटा है, लेकिन तब भी काफी बड़ा है। और जो 9 राज्य हमने बताए, है ना, वो सभी राज्य बड़े हैं और इनके पास जो सेना है, ग्वालियर की जितनी संगठित और विशाल सेना थी वैसा कुछ भी 1858 में इंग्लैंड में नहीं था। बस कुछ हजार सैनिक थे टोटल। यहाँ बहुत व्यवस्थित सैनिक थे, और ग्वालियर की सेना में कई अंग्रेज भी नौकरी कर रहे थे, कई पुर्तगीज भी और कई फ्रेंच भी। तो ये सब जानना चाहिए, है ना। बहुत पहले से जो ये बता दिया है ना कि वास्को डी गामा आया, कौन आया। वास्को डी गामा ने स्वयं लिखा है कि जब हम आए तब भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग यूरोपीय क्षेत्रों के लोग सिपाही की नौकरी कर रहे थे। तो ये तो झूठ तो लगातार चलता है, जो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी कहती है ना कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिकल एजेंडा है। राइटिंग के नाम पर विद्वत्ता है ही नहीं, लिखने के नाम पर कोई एक टारगेट बना लिया, एजेंडा बना लिया, उसको आधारित करके झूठ और प्रोपेगेंडा। तो वास्को डी गामा ने भारत खोजा, जैसे ये झूठ है ऐसे ये झूठ है कि साहब इंग्लैंड जो है बड़ा शासक रहा भारत का। तो ग्वालियर बहुत ही संगठित सेना वाला अत्यंत प्रतापी राज्य था। इसी तरह इंदौर ग्वालियर से छोटा था लेकिन शक्तिशाली राज्य था। बड़ौदा शक्तिशाली राज्य था। मेवाड़ और उदयपुर बहुत शक्तिशाली राज्य था, और उन्होंने भी संधि कर ली थी अंत में। और मैसूर पहले बड़ा था, बाद में टीपू सुल्तान आदि से लड़ाई में थोड़ा छोटा हुआ है ना। और हैदराबाद भी एक बड़ा राज्य है। तो ये जो हैं 7 बड़े राज्य हैं जो लगभग इंग्लैंड के बराबर हैं, और सेना में उससे अधिक शक्तिशाली हैं, और धन में उससे अधिक शक्तिशाली हैं। तो आप कहेंगे फिर इन राज्यों ने संधि क्यों की? तो वो आज की बुद्धि मत लगाइए मूर्खों की तरह। देश दुनिया भर में चूंकि ऐसे ही राज्य चल रहे थे अपना अपना, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है ये आ रहे हैं, इनसे संधि करके हम अपना राज्य बढ़ा लेंगे। क्योंकि उस समय नेशन स्टेट न इंग्लैंड था, न भारत था, न कुछ था। तो इन्होंने उनको सोचा हमारे मित्र हैं, और मित्र संधियां करते रहते थे। और मित्र तो वही करेगा ना जो उससे वहां तक जाता हो। तो भारत के राजा इंग्लैंड से परिचित थे, वहां जाते थे, उनके धन, उनके कारोबार, उनके तरीके को, क्योंकि भारत के व्यापारियों का भी इंग्लैंड में बहुत बड़ा व्यापार था। तो ये सब जानना, और बहुत उनकी हुंडी चलती थी इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रोम तक भारत के व्यापारियों की हुंडी कई देशों में चलती थी। तो इसलिए वो कोई अपरिचित नहीं थे। तो ऐसे दिखाया जाता है ना 7 समंदर से आके कौन आ गया। भारत के लोग सबको जानते थे व्यक्ति के रूप में। चरित्र के रूप में तो जब ज्यादा घनिष्ठ परिचय हो तब पता चलता है। इतने गए गुजरे, इतने कृतघ्न, इतने नमक हराम होंगे ये नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था कि ये हैं। तो लेकिन जब ब्रिटिश स्टेट आया है तब वो उनको मानने लगे भाई कुछ भी हो राजा हैं। और प्रायः है उस समय वो राजा कहते थे कि हम भी सूर्यवंशी हैं, हम भारत के ही हैं, क्योंकि ये बहुत उस समय चर्चा थी। ये तो बाद में जब वो सफल हो गए तो उसको छिपाने लगे। और उस समय तक कोई व्हाइट मैन्स बर्डन और हम बड़े श्रेष्ठ हैं ये शुरू में किसी ने नहीं कहा है, ललक रहे थे भारत में आने को। लेकिन उन लोगों की आदत है, जब ताकत आ गई तो सोचे कि अरे ऐसे नहीं, तो उनके कुछ लोगों ने कहा थोड़ा अपने को श्रेष्ठ बताओ। तो ये बहुत थोड़े वर्ष चला, एक तो ये जानना चाहिए। हर बात को अतिरंजित करके अरे वो तो श्रेष्ठता से पीड़ित थे, ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य को यथावत जानना चाहिए। तो ये 7 राज्य थे जो बहुत शक्तिशाली थे, सेना में उनको धूल चटा सकते थे। इनमें से हर एक को लगा कि चलो एक मित्र आ रहा है, क्या पता इसकी संधि से कुछ कर लें। और इनकी सबकी उन राजाओं से खटास थी, विरोध था मन ही मन। कौन से राजा? जो अंग्रेजों को भगा रहे थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे बिठू, चाहे नाना साहब पेशवा हो, चाहे अवध के हो, जो भी हैं, या दिल्ली में बैठा हुआ वो जो बहादुर शाह जफर है। तो इन सब से इन लोगों को चिढ़ थी, क्योंकि पहले कोई इनसे नीचता कर चुका था, कोई लड़ाई कर चुका था। और नेशन स्टेट तब तक नहीं बना है, ये बार बार याद रखिए, न भारत न इंग्लैंड।
उसी समय बनने की प्रक्रिया में है। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, लेकिन जो मूल स्वरूप है कि ये सातों उनके मित्र हैं और वायसराय को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। तो बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू और मेवाड़, उदयपुर तथा मैसूर को 21-21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद 8 और राज्य हैं जो इनसे जरा सा कम हैं, उनको 19 तोपों की सलामी दी जाती है। किनको किनको? भोपाल रियासत, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, त्रावणकोर, कोचीन, कोटा और भरतपुर। तो ये शक्तिशाली राज्य हैं, इनके सामने इंग्लैंड की क्या हैसियत है। इसके बाद 17 तोपों की सलामी वाले 10 राज्य हैं। इसमें रीवा है, रीवा, अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, जोधपुर, करौली, टोंक, कोचीन और कच्छ। सोच लीजिए, ये जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी है, ये करौली नरेश की ही प्रेरणा से लिखी है। ये 17 तोपों की सलामी वाले, यानी इंग्लैंड के वायसराय से लगभग आधी शक्ति के माने जाते थे, पर काफी थे इन लोगों के यहाँ। इनके अपने कानून चलते थे, इनकी भाषा में कानून चलते थे, कोई अंग्रेजी नहीं था, कुछ नहीं था। इसके बाद 15 तोपों की सलामी वाले राज्य हैं। दतिया है, देवास जूनियर, देवास सीनियर, बहुत सा है, धार बता दिए हैं एक बार थोड़ा सा संक्षेप में। और पूरी लिस्ट है जो 525 राज्यों की पूरी, बल्कि 615 की लिस्ट अंग्रेजों ने दे रखी है राज्यों की, जिनको वो मान्यता दी हुए थे। और जिन राज्यों को हड़प गए थे वो अलग है, लेकिन 615 राज्यों से इनकी संधि थी। किसी को 21 तोप, किसी को 19 तोप, किसी को 17, किसी को 15, किसी को 13, किसी को 11, किसी को 9, किसी को 7, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1, जो जैसा है उतनी तोप की सलामी का अधिकार था। और ये अधीन नहीं थे, संधि थी विधिवत, ये जानना चाहिए। पैरामाउंटेसी कह देते हैं वो, उन्होंने लिख दिया। हमारे यहाँ राजाओं को आदत थी कि कोई एक चक्रवर्ती सम्राट है उसे मान लो, फिर जब ताकत बढ़े तो उसको नहीं मानना, कोई दूसरे को ला देना। तो ऐसे हर देश, हर समाज, हर राजा अपनी परंपरा से चलता है, तो उन्होंने अपनी परंपरागत बुद्धि से ये कर लिया, ये जानना चाहिए। तो इसको तो पराधीनता नहीं कहेंगे, क्योंकि इन सब राज्यों में जो कानून थे वो इनकी भाषा में थे। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदू राजा हैं वो तब तक, बल्कि मुस्लिम काल पर अपन बात करेंगे तो थोड़ा बलपूर्वक उन्होंने उर्दू का प्रवेश करा दिया था, ये जानना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। बल्कि वो ज्यादा, इसीलिए आज भी भारत के लोगों को मुस्लिम राजाओं से और मुस्लिम जो शक्तिशाली समूह उभरते हैं उनसे ज्यादा तकलीफ है, और उनसे ज्यादा दूरी का भाव है, उनसे अपनत्व का भाव नहीं है। डीएनए पीएनए चाहे जो कहें, अंग्रेजों से ऐसी कोई खास दूरी क्यों नहीं है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो लफंगे और बदमाश मान लिया, जिसकी चर्चा करेंगे, कि जैसे यहाँ भी आवारा बेरोजगार बदमाश होते हैं, ऐसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश स्टेट है ये थोड़ा गरिमा से रहता था, और अत्याचार करने की खूब कोशिश की, लेकिन कानून का नाटक करके, और फिर भी उसमें एक स्पेस देता था, और फिर उसने भारत में अपने अनुकूल लोग बनाए। तो मुख्य बात यह है कि इतने राज्य हैं, 615 राज्यों की सूची तो स्वयं अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित है, जिनको कि वो मान्यता देते हैं उस समय। तो अगर आप इसे भी नहीं जाने तो फिर क्या कहा जाए। और इसके साथ इतने बड़े बड़े राज्य जो मैंने बताया, ग्वालियर जैसा शक्तिशाली राज्य वो है ना, तो इसको जानना चाहिए। दूसरी बात जो है, कहाँ पे हमने दिया है वो बता देते आपको। अब इसके आगे दूसरे तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि इनकी स्थिति क्या थी। वस्तुतः है क्या स्थिति है अंग्रेजों की उस समय, तो उस पर भी एक एक करके बात करेंगे। आज संक्षेप में करेंगे कि ऐसा, पहली बात तो इनके यहाँ भी उस समय तक कोई आईएएस आईपीएस प्रशासन का कोई तंत्र पहले नहीं था। हो सकता है, अब अभी उतने प्रमाण नहीं मिले हैं तो मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन बहुत संभव है कि भारत के राजाओं से और भारत के राजनीति के विद्वानों से सीख कर इन्होंने वो बनाया हो, क्योंकि उसी समय इनके यहाँ प्रशासन के नियम आदि बने हैं, उसके पहले नहीं थे।
और भारत में पहले आईएएस आईपीएस वगैरह की स्थापना हुई है, उससे कुछ समय बाद वहां हुई है, तो ये जानना चाहिए, है ना। और जैसा मैंने बताया ना, 615 राज्य तो ब्रिटेन की लिस्ट में हैं, और इसके साथ ही बाकी के राज्य हैं, जैसा बताया 7 राज्य 21 तोप वाले, 8 राज्य 19 तोप वाले, 10 राज्य 17 तोप वाले, 15 राज्य 17 तोप वाले, और 12 राज्य 13 तोप वाले, 32 राज्य 11 तोप वाले, 29 राज्य 7 तोप वाले। तो ये सब मिला के बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, कुल मिला के 730 राज्य हो जाते हैं। 730 राज्य ब्रिटिश भारत का भाग नहीं थे। ये किसका, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि भारत के 730 राज्य ब्रिटिश भारत का भाग नहीं थे, वे भारत महादेश का भाग थे। अंग्रेज ना तो उन पर कब्जा कर सके, ना उनको एनेक्स्ट किया, क्योंकि वो एनेक्स्ट करते थे कोई ना कोई नुक्स बता के कि आपके यहाँ ये कमी है, आपकी शिकायत आई है, प्रजा ने शिकायत की है, क्योंकि हर जगह अपने दलाल बैठा दिए थे, जैसे आजकल की पार्टियां भी करती हैं। तो वो कहते थे साहब यहाँ ये राजा जो है ये ठीक से राज नहीं कर रहा है। ऐसे गद्दार थोड़े से पनपा दिए थे उन्होंने कुछ समय में कंपनी ने, तो वो शिकायत करते थे कि ये ठीक से राज नहीं कर रहे हैं, तो कृपा करके भाई बाप आप आके करिए। लेकिन इन 730 से न तो उन्होंने इनको एनेक्स्ट किया और ना ही इन पर शासन किया, ये जानना चाहिए। तो ये ब्रिटेन की स्थिति है स्वतंत्र। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे। दूसरी बात क्या है, इनमें से अनेक राजाओं के शुरू में सिक्के चलते थे, छोटे छोटे सिक्के तो अंत तक चलते रहे, लेकिन इन्होंने तरह तरह के तर्क दे के कि एक अर्थव्यवस्था रहे, एक वित्त व्यवस्था रहे, तो बड़े नोट जो है वो अपन लोग एक ही छापें। और मुख्य बात यह है कि टकसाल से परिचय भी इनको यही हुआ। ऐसी टकसाल इंग्लैंड में तब तक नहीं थी, यहाँ ही एक से एक बढ़िया टकसाल थी। इसीलिए शुरू में जो सिक्के छपे हैं वो जॉर्ज पंचम तक के सिक्कों में कई बार एक तरफ दुर्गा माता या कोई शंकर भगवान या कोई भगवान विष्णु की कोई मूर्ति होती थी। शुरू के सिक्के जो हैं वो जो भारत की परंपरा थी वैसे ही सिक्के ढले हैं, क्योंकि टकसाल में ढलते थे। टकसाल मुख्यतः भारतीय ही है। अब तो कुछ लोगों को ध्यान ही नहीं, वो समझते हैं सब अंग्रेजों ने टकसाल, कुछ किसी अंग्रेज ने कोई टकसाल नहीं बनाई। टकसाल से संधि कर ली, टकसाल को कई बार स्वामित्व में ले लिया छलबल से, लेकिन भारत के लोग ही सिक्के ढालना जानते थे। यहाँ बहुत सी टकसालें थी, उन टकसालों में अंग्रेजों के भी जो शुरू में सिक्के ढले हैं वो कैसे थे, वो जैसे भारत में राजाओं के सिक्के ढलते थे शुरू में, कई बार उसमें विष्णु की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, शिव की मूर्ति, इस तरह से होता था। और इनके सभी नियम कायदे इनके अपनी भाषाओं में होते थे। और जो बड़े राजा हैं, तो जब वायसराय बुलाता था तो कोई भी बड़ा राजा वहां कभी नहीं जाता था, अपने दीवान को भेजता था। इससे भी पता चलता है कि इनकी हैसियत क्या मानते थे। वो कहते थे भाई जब रानी के पास जाना हो, या ब्रिटिश रानी आए या ब्रिटिश प्रिंस आए तो हम जाएंगे, और अगर वायसराय कोई मीटिंग बुलाता है तो कौन जाएगा, तो हर बड़े राजा के दीवान थे, ग्वालियर का, मैसूर का, बड़ौदा का, यहाँ तक कि धौलपुर का भी बताया है पंडित मौलीचंद शर्मा ने। बहुत से राज्यों का, बड़े बड़े जितने राज्य हैं ना, जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी, 21 या 19 या 13 या 15 या 17 आदि की, तो वो राजा स्वयं नहीं जाते थे। ये जो एक एक दो दो तोप वाले राजा हैं, और 7 वाले भी कुछ चले जाते थे, 9 वाले भी चले जाते थे, लेकिन 13, 15, 17, 19 और 21 तोप वाले राजा अपने दीवान को भेजते थे। इससे स्टेटस का और संबंधों का पता चलता है। अब इसको तो नहीं कहेंगे, इतने बड़े भारत में 730 राज्यों में उनके अपने अपने कानून चल रहे हैं, उनकी अपनी प्रजा अपने राजा को जानती है 1947 तक। जैसे ग्वालियर के किसी भी आप नागरिक से पूछिए तो 1947 तक अंग्रेजों से उसका क्या साबका पड़ता था, सिवाय जो उनका रेजिडेंट रहता था, उसका जो वहां के रूलिंग एलीट कह लो, या जो जमींदार आदि हैं, जमींदारों का भी कोई खास संबंध नहीं होता था। राजघराने के प्रमुख लोग और वो संबंध रखते थे। ग्वालियर का कोई आदमी क्या जानता है अंग्रेज को? बीकानेर का कोई आदमी 1947 तक अपने राजा को ही जानता है। बीकानेर नरेश, जैसलमेर नरेश, जोधपुर नरेश, जयपुर नरेश, रीवा नरेश। हमारे पिताजी तो कुछ जानते ही नहीं थे ये अंग्रेज क्या बला है। रीवा नरेश, वहां गाना भी पड़ा था, हर राज्य के अपने अपने गीत बने थे।
रीवा में गाया जाता था, हमारा स्वर्ग सम रीवा हमें प्राणों से प्यारा है। हमारे पिताजी बचपन में गाते थे, हमको सुनाए। तो इन राज्यों में अपने राज्य से प्रेम था, अपने राजा को जानते थे, राजा ही राज्य कर रहे थे। उन सब का जो हिंदू राजा थे उनका आदर्श राजधर्म था। जो हैदराबाद और भोपाल जैसी रियासतें थी उनके लिए कुरान और हदीस थे। न तो वो अंग्रेजी कानूनों से चल रहे थे मुसलमान, और ना ही हिंदू राजा। ये सब अपने स्वदेशी कानून से चल रहे थे, स्वदेशी भाषा में कानून थे और स्वदेशी परंपराओं के अनुरूप थे। कानून क्या थे? जो प्रथा थी वो उन्होंने बता दिया, टैक्स आदि का। बाकी तो भारत के राजा को ये पता था कि हम अपनी ओर से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं रखते। धर्मशास्त्रों में जो प्रावधान है और जो अपनी अपनी जाति की, खाप की, व्यापारियों के संगठन की जो भी परंपराएं हैं उसके अनुसार उनकी परंपराएं मान्य हैं। जो भी झगड़ा होगा वो उन परंपरा के मुखियाओं से, पंचायत के मुखियाओं से, संघ के मुखियाओं से पूछ लेंगे और उनसे शासन कराएंगे। तो ये जानना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजों से इन 730 राज्यों की प्रजा का कोई मतलब नहीं था। इसके विस्तार में अगली बार जाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ना तो वहाँ अंग्रेजी बोली जाती थी, ना अंग्रेजी की शिक्षा होती थी, ना अंग्रेज वहाँ कोई शासक था सामने, ना वो किसी अंग्रेज को जानते थे 15 अगस्त 1947 तक। आप किसी बीकानेर के निवासी से पूछ लीजिए, जोधपुर के निवासी से, जैसलमेर के निवासी से, रीवा ग्वालियर का मैं स्वयं जानता हूँ, इंदौर का मैं स्वयं जानता हूँ, क्या लेना देना अंग्रेजों से। तो जब आप कहते हैं कि अंग्रेजों के सब अधीन थे, और कुछ तो अभागे देशद्रोही लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आप इनका अपमान करते हैं। लोग लिहाज में चुप रह जाते हैं। मैंने तो कई बार कहा है कि हम जैसे लोग जो हैं, हमको ये अधिकार होना चाहिए कि जो कहे कि भारत गुलाम है उसको हम मारें लपड़, चूंकि तेरा बाप गुलाम रहा होगा। मेरे तो पिताजी गुलाम नहीं, हमारे तो राजा जी रीवा राजा है। रीवा के नरेश हमारे राजा हैं। तुम होगे गुलाम अभागो, तो सारा देश कैसे गुलाम है? जो ब्रिटिश जी भारत है वो भी गुलाम नहीं है। इस बात पे अगली बार बताएंगे, क्योंकि वो ठीक है। शासन किसके द्वारा कर रहे थे। आज मैंने केवल राजाओं वाले पक्ष पे प्रकाश डाला है। अगली बार ये बताएंगे कि जो जहाँ राजा नहीं है, जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, वो भी कैसे गुलाम नहीं है। इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालेंगे अगली बार, ठीक है। तो बिल्कुल सदा जी। रहिए, देशभक्त रहिए, देश को पराधीन कहने का पाप मत करिए। और पाप भर की बात नहीं है। अगर सचमुच स्वदेशी लोग शक्तिशाली हो गए तो आपको मार भी सकते हैं बुरी तरह, लपड़ थप्पड़ जूता लात भी। अगर आप हम स्वाधीन लोगों को गुलाम कहेंगे तो हमें आपको मारने का अधिकार है। अभी कानून गलत बने हैं इसलिए पुलिस के डर से नहीं मारते, लेकिन हमारे मन में आपको मारने का, पीटने का मन होता है, इतना तो बता ही दें। हमारा मन करता है कि हम आपको लात जूते मारें। जो भी भारत को पराधीन कहता है, हमारा मन कहता है कि हम उसको लात लात और जूते जूते मारें, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। ये बताना मेरा काम है। कर मारूंगा नहीं क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, ये कानून। बड़ा अच्छी बात आपने कही है गुरुजी कि हमारा मन कहता है, हमारा मन कहता है, एटलीस्ट हमारा मन कहता है, ये तो हम कह ही सकते हैं। अब मार नहीं सकते, उसके लिए आज के जो कानून गलत बने हुए हैं उसके बारे में आपने कहा। और किसी भी देश की न्याय प्रणाली, उसका जो दंड विधान होता है वो उसकी परंपराओं के अनुसार संचालित होता है। और हमारी लेकिन भारत परंपराएं में तो नहीं। इतनी। जी हाँ, वो भारत में नहीं है, वो बताएंगे बाद में। भारत हाँ में तो यहाँ का कानून मनमाना है, अंग्रेजों का लिया हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब अगर इतनी इतने पुरानी हजारों वर्षों की हमारी एक पुण्य संस्कृति रही है, इतना इतना हमारा सनातन रहा है, उसके बावजूद भी उन सब चीजों को छोड़ करके हम किस कानून की तरफ, किस दंड विधान की तरफ, जिसे कानून या दंड विधान कहना ही अपने आप में दंड विधान इस शब्द का भी जो है वो अपरिचय कराता है। तो खैर ये चीज लगातार आगे बढ़ेगी, ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ेगी। आज इसका दूसरा भाग हुआ है। ये श्रृंखला अगले कुछ 3 4 5 भागों में जितने हम लोग इसके कर पाएंगे वो जरूर करेंगे। आप सभी से निवेदन, इस बात को आगे बढ़ाइए, अपने अंदर का शौर्य पराक्रम जगाइए, अभिमान जगाइए। जब तक स्वाभिमान अभिमान नहीं जगेगा तब तक आप अपनी आत्मा को पतित ही करते रहेंगे। और भारत को गुलाम बनाना अपनी आत्मा का पतन करना ही है, अपने स्वाभिमान का दमन करना ही है। इस बात को हमें जरा ठीक से समझना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, जम्मू टॉक्स के इन कार्यक्रमों को, इन बातों को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे संरक्षक सदस्य अवश्य अवश्य बने, हमारे प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बने। जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपकी श्रद्धा हो, ऐसा आपको काम करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी, चर्चा में सहभागी होने के लिए। प्रणाम। जय जय श्री हो, राम, वंदे जय मातरम। श्री राम, वंदे मातरम।